नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। न्यूज एट 4 की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अब से कुछ ही देर में वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। ये एक अच्छी खबर है। 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए ये टीकाकरण है। 18 साल से ऊपर जितने लोग हैं वो 1 मई से टीका लगवा सकते हैं। 4 बजे यानी बिल्कुल 4:01 हो रहा है। अब सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो टीकाकरण के लिए आरोग्य सेतु और कोविड के लिए बनाए तमाम पोर्टल पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी, तो इस वक्त 18 साल से ऊपर तमाम लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 4 बजे का वक्त तय था और अब रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। सरकारी पोर्टल पर कोविड केयर, आरोग्य सेतु और कोरोना की वेबसाइट। चलिए सीधा रुक करते हैं। हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 शहरों से ताकि जानकारी मिल सके। मोहम्मद मोइन है हमारे साथ प्रयागराज से, देहरादून से रवि कैंतुरा है, विवेक त्रिपाठी लखनऊ से, नितिन उपाध्याय आगरा से। चलिए लखनऊ से शुरुआत कर लेते हैं। विवेक, ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। मैं भी मेरे फोन में आरोग्य सेतु के जरिए देखने की कोशिश कर रही हूँ कि कितनी जल्दी ये काम करता है। आप बताइए और किस तरीके के इनपुट हैं। फिलहाल तो ये काम नहीं कर रहा है। फेचिंग नियर बाय। देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं में ज्यादा उत्साह है और युवाओं में ज्यादा उत्साह है। यहाँ पे लखनऊ में अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर तमाम फोन भी आए। रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, किस तरह से होना है, उसके लिए किस विधि से जाए। जो पोर्टल है उसका नाम कई लोगों ने पूछा। आरोग्य सेतु पे कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, इस बारे में तमाम लोगों ने जानकारी की है। युवाओं में खासा उत्साह है इस बात को लेकर और 4 बजे के पहले लोग चाहते थे कि उनके रजिस्ट्रेशन के लिए जो तैयारियां हैं, आधार कार्ड है या जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से एक हमारे साथ युवा अंशिका यहाँ पर है, मौजूद हैं और वो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आई हैं। हम दिखाएंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन किस साइट के जरिए कैसे होता है। इन्होंने देखिए गूगल पर selfregistration.cowin साइट ओपन की है और ये भी माना जा रहा है स्नेहलता कि इतना लोड हो जाएगा, ट्रैफिक इतना बढ़ जाएगा। विवेक, मैं आपको बताऊं कि आरोग्य सेतु पे जो वैक्सीनेशन सेक्शन है उस पे मैं भी फोन पे ट्राई कर रही हूँ और वो तब से वो गोल गोल जो घेरा होता है वो बनते चला जा रहा है। इसका मतलब है कि मैं पेज तक, यहाँ ओटीपी आना चाहिए, उस वाले स्टेप तक पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। ये देखिए अभी अंशिका कहाँ तक पहुंच गई हैं। अंशिका ओटीपी वाले सेक्शन पे आ गई हैं जहां नंबर डालने पे देखिए CO कोविड विन सर्वर इज फेसिंग इश्यूज, प्लीज ट्राई लेटर। ये 2 बजे आई थिंक हम सबसे पहले अगर शुरुआत मैंने 4 बजे ठीक शुरू कर दी थी। विवेक, कोशिश करना मैंने, और अब मुझे जो देखने को मिल रहा है कम से कम आरोग्य सेतु पे, देखते हैं अंशिका कहाँ तक पहुँचती है। मुझे तो मिल गया है, सर्वर इशू फेस कर रहा है, मुझे दोबारा ट्राई करने की नेविगेट कर दिया गया है। ओटीपी पर आ चुकी है जी। अब देखते हैं कि ओटीपी आता है कि नहीं। मैंने भी जब नंबर डाला, के पास भी ओटीपी इस समय आ गया है। हाँ, स्नेहलता का कंप्यूटर चलिए शो कर रहा है कि कोशिश OTP has been sent to your mobile number, but इनके आया क्या ओटीपी अंशिका का? लेकिन इनके मोबाइल पर ओटीपी शो नहीं कर रहा है। चलिए लखनऊ से अंशिका के पास अगर कंप्यूटर पर तो शो किया है कि मोबाइल सेंड। आइए विवेक, आप ट्राई करते रहिए। अंशिका के पास जैसे अभी तक ओटीपी मोबाइल पे रिसीव नहीं हुआ है ओटीपी। ये प्रयागराज चले, मोइन के पास क्या अपडेट मिल रही है? मोइन, क्या खबर मिल पा रही है? मेरे पास आरोग्य सेतु में तो सर्वर फेसिंग इशू आ रहा है। ट्राई लेटर करने के बाद अब मैं फिर से मेन पेज पे आ गई। जी बिल्कुल, मैंने कोविन की जो का पोर्टल है उसको मैंने खोल रखा है और ठीक 4 बजे मैंने पोर्टल खोला था। और आपको संगम नगरी प्रयागराज की बात बताएं तो यहाँ पर जो 18 साल से 45 साल के बीच के लोग हैं उनमें जो है जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लोग पिछले 2-3 दिनों से तैयारी कर रहे हैं। लोगों ने आज सुबह ही जो है वो अपने मोबाइल में या लैपटॉप के जरिए रजिस्ट्रेशन की कोशिश की थी।
बाद में उन्हें ये बताया गया कि शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन होगा। तो अभी ठीक 4 बजे मैंने जब अपने लैपटॉप पर कोविन पोर्टल के जरिए डिटेल्स डाली तो मेरे उस पर तुरंत जो है वो ओटीपी आ गया। ओटीपी आने के बाद मैंने अपने पैन कार्ड को शो किया है, उसका नंबर मैंने डाला है और अब मैं इसे जो है ये रजिस्टर करने की कोशिश करता हूं, देखता हूं कि रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है जय वो। और ये बता रहा है देयर आर 1 आर मोर एरर बता रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। लेकिन साइट खोलने की जो एक आशंका जताई जा रही थी कि शायद ज्यादा लोड पड़ेगा तो उस वजह से साइट खुलेगी ही नहीं। साइट खुल गया है लेकिन अभी कुछ एरर बता रहा है और अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो समझा जा सकता है कि एक साथ बहुत लोगों ने जो है इस तरह से प्रयास कर रहे होंगे, इस वजह से अभी ये काम नहीं कर रहा है। अच्छी खबर बुरी खबर ये दोनों है अपने आप में, दिक्कत नहीं हुई थी। चलिए रवि का उत्तराखंड का रुख करते हैं, वहां के युवा कितने जागरूक हैं। रवि बताइए कि किस तरह की डिटेल मिल पा रही है आपके पास, क्या देख रहे हैं? स्नेता देखिए, हम सुबह से ये कोशिश कर रहे हैं, लगातार जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं जो नोडल वैक्सीनेशन के हैं उनसे हमारा लगातार संपर्क है। लेकिन अभी एक बड़ी जानकारी और मिली है कि उत्तराखंड में करीब 5 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के रजिस्ट्रेशन अलग होने हैं, तो मुझे लगता है कि 5 बजे से जो साइट है वो ठीक से चलने लग जाएगी, सबके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ये भी जानकारी मिली है कि एक भारत सरकार की एक बड़ी बैठक भी इसको लेकर चल रही है और उस बैठक में भी काफी अहम और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। 5 बजे से पोर्टल पर सभी रजिस्ट्रेशन जो है सुचारू हो जाएंगे। और क्योंकि ये भी कहा गया है कि कोई कोविन पोर्टल पर इसको रजिस्ट्रेशन कराए, कोई आरोग्य सेतु पर कराए, अलग अलग साइट पर अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो एकदम से बाहर नहीं होगा। और इसको लेकर जो वेबसाइट कोई कहा जा रहा था कि उतनी क्षमता उसकी नहीं होगी, तो अलग अलग क्योंकि 2-3 साइट हैं जिन पर की वैक्सीनेशन हो सकता है। तो अभी जानकारी हमें मिली है कि जो वैक्सीनेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो करीब 5 बजे से शुरू होगा। और अभी एक बड़ी बैठक भी है, उस बैठक में भी निर्णय लिए जा रहे हैं। रवि 4 बजे गृह मंत्रालय की बैठक चल रही है, इस पर यही बात है कि पैरेलल मीटिंग भी चल रही है केंद्र से और तमाम लोग हमारी तरह ट्राई भी कर रहे हैं। चलिए नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन बताइए किस तरह की जानकारी। देखिए हमने 3 पोर्टल ट्राई कर लिए, मैंने आरोग्य सेतु ट्राई किया है, कोविन ट्राई कर लिया है, विवेक और अंशिका लगातार लगे हुए हैं, वेबसाइट कोई तीसरी है, आप बताइए। देखिए स्नेहलता, बिल्कुल लोगों में जबरदस्त उत्साह है। मेरे फ्रेंड अतुल मेरे साथ हैं, उन्होंने वेबसाइट खोल ली है कोविन की। मैं अपने जो कैमरा पर्सन है उनसे कहना चाहूंगा। और अतुल जी, आपने वेबसाइट खोली है, नितिन कोविन ट्राई कर लिया और कौन से जरिए हैं, जरा एक बार और क्लियर करिए ना जी। कोविन है, आरोग्य सेतु है और कोविन भी ट्राई किया है और अब ये आरोग्य सेतु ऐप इन्होंने खोला है। आरोग्य सेतु पे जा रहा हूँ तो वेबसाइट मेरी ओपन हुई है और मैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहा हूँ। ये कोविन रजिस्ट्रेशन विद आरोग्य सेतु तो मैं भी ट्राई कर। मेरे को ओटीपी मिला, ओटीपी के बाद में देखिए लगातार मैं देख रहा हूँ कि अभी एक बड़ा फिगर मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग पूरे देश में इस समय आरोग्य सेतु ऐप को खोले हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग इस समय उसको ट्राई कर रहे हैं। वो फिगर नीचे रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इस समय अतुल जी किससे कर रहे हैं? मैं आरोग्य सेतु ऐप से कर रहा हूँ। कोविन की जो वेबसाइट है वो वर्क नहीं कर रही। वेबसाइट वर्क नहीं कर रही, तो क्या लगता है कि अचानक से पूरे देश का ट्रैफिक अचानक से कोविन पर आ गया है? अरे काफी लोग वेट कर रहे थे, मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था कि आरोग्य सेतु के मतलब जो वैक्सीनेशन है वो 18 साल से ऊपर वालों के लिए है, 45 ईयर्स तक के लिए कहा गया। आपने दिन में 1 घंटे पहले भी कर रहे थे? हाँ, मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, काफी टाइम से। अब नए सिरे से चर्चा शुरू करते हैं। वो एक तरह से संजीवनी की काम करेगी। चलिए अब नए सिरे से चर्चा शुरू करते हैं। हमने वेबसाइट तो ट्राई कर लिया कोविन की, हमने ट्राई कर ली है आरोग्य सेतु की ऐप पे भी। अभी रजिस्ट्रेशन हो पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। रवि तो बता रहे हैं कि 5 बजे से ट्राई करेंगे और 5 बजे ट्राई करने से ही सर्वर खुल जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, वो अलग केस है ना। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि टीकाकरण के लिए कितने माकूल इंतजाम हैं। विवेक आपके पास आएंगे। सर्वर की हालत तो दिख रही है और इतने समझा भी जा सकता है, इतना सारा लोड एक वेबसाइट एक एप्लीकेशन नहीं ले पा रही है। बाकी इंतजाम कैसे हैं, क्या तैयार हैं? अगर रजिस्ट्रेशन हो भी जाए 1 मई तक की, कैसी तैयारी है?
जी देखिए स्नेहलता, तैयारी पूरी है। सरकार ने जो वैक्सीन है उसका ऑर्डर ऑलरेडी दे रखा है और आज जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी उसमें लक्ष्य है कि युवाओं को, जो 18 साल से शुरुआत होती है और 45 साल की उम्र तक, अभी तक 45 साल की उम्र तक के लोगों को ही टीका लग रहा था, लेकिन अब जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपनाई गई है उससे एकदम से संख्या बढ़ेगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बड़ा प्रयास है। सरकार ने इसकी तैयारी पहले ही कर ली है। 1 मई से शुरुआत होगी वैक्सीनेशन की। उसके लिए तमाम सेंटर, नोडल अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। वैक्सीन भी जो सुरक्षित भंडार गृह हैं वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच गई है, या जहाँ पर नहीं पहुँची है वो भंडार गृहों से भी जो केंद्र बने हैं, वैक्सीनेशन जो सेंटर बने हैं वहाँ पहुँच जाएगी। तो ये सारी तैयारियां पूरी हो चुकी कितनी हैं। उम्मीद आज है 2 दिन के भीतर कितने रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं? मोटा मोटी कोई आइडिया है? जी देखिए, जो लक्ष्य है सरकार का, वो ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए जो पार्टी के लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, एनजीओज वगैरह हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, बैंक हैं, प्राइवेट और जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनको सबको कहा गया है कि अपने जहां जो एम्प्लॉई हैं, काम करने वाले हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें और वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने को कहें, चाहे वो आरोग्य सेतु हो या कोविन पोर्टल हो। सब में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। जो निजी बैंक है, दिख रहा है भागीदारी तो इस कदर दिख रही है कि सर्वर हैक हो गया है और बैठ गया है, जैम हो गई सिचुएशन। मोहम्मद मोइन के पास आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सर्वर का ना खुलना, पोर्टल का ना खुलना ये बताता है कि लोग जागरूक हैं, लेकिन अब इस जागरूकता को सही तरीके से चैनलाइज किया जाएगा। लोगों को सही जगह पर बिना भीड़ लगाए पहुंचना होगा, सेफली उनको इंजेक्शन, टीका लेना होगा। ऐसी तैयारियां हैं। देखिए, अभी तक जो टीकाकरण हुआ था 3 फेज का, उसमें चाहे हेल्थ वर्कर्स के लिए हो, चाहे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए हुए, जो टारगेट था, हमने ये देखा था कि जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें से भी तकरीबन 1/3 लोगों ने टीकाकरण नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन होने, नंबर आने के बावजूद। लेकिन इस बार युवाओं को मौका मिला है और अगर प्रयागराज की बात करें तो यह आंकड़ा 10 लाख से ऊपर पहुंचने वाला है। अच्छा। जो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और उन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई है उसने लोगों में काफी दहशत पैदा कर दी है। लोग डरे हुए हैं, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। दोनों चीजें हैं, लोग डरे भी हुए हैं, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचेंगे। अब ऐसे में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना, लोगों को सुरक्षित टीकाकरण कराना, संक्रमण से बचाना सरकारी अमले के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बड़ी चुनौती इसलिए भी होगी कि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है। तकरीबन 70 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जो 18 से 45 साल की उम्र के बीच के लोग हैं, तो पहले फेज में ही 10 लाख का आंकड़ा अगर पार कर जाता है तो वो कोई हैरत की बात नहीं होगी। तो 10 लाख लोगों को सुरक्षित टीकाकरण कराना, उन्हें संक्रमण से बचाना, उनके लिए व्यवस्थाएं कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। एक तरफ सरकारी अमला कोरोना की महामारी, बिल्कुल, ये वैक्सीनेशन जो है ये पिछले या फिर इतिहास के बाकी किसी वैक्सीनेशन से अलग है। मैं तो ये देख रही हूं कि ये इतिहास का ऐसा वैक्सीनेशन है जिसके लिए शायद ही किसी ने इतनी राह देखी हो। रवि, आपके पास आते हैं। उत्तराखंड के युवा, वो जनता जागरूक है और इसके साथ क्या सिस्टम तैयार है? क्यों ऐसा ना हो जाए कि उसकी लाइन, लंबी लंबी लाइन लगी हो, लोग भीड़ में हो, फिर तो वही डर रहेगा, वही खतरा रहेगा। जी बिल्कुल स्नेहलता, क्योंकि अगर बात करें तो उत्तराखंड में 9 जिले पर्वतीय हैं और पर्वतीय जिलों की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की जो परिस्थितियां हैं पर्वतीय जिलों में, अब वो सबके सामने हम लगातार दिखाई रहे हैं। लगातार कोरोना का आंकड़ा भी यहाँ पर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में पूरी तरीके से कर्फ्यू है। ऐसे में वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर होना है, सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन हालांकि शासन प्रशासन का ये कहना है कि उनकी पूरी तैयारियाँ की गई हैं। जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें 13 जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनको इस पर यह कहा गया है कि अपने ज़िले में जो रजिस्ट्रेशन है उन लोगों को कैसे वैक्सीन देनी है, कैसे किस तरीके से बूथों का इंतजाम करना है, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर किस तरीके से वैक्सीनेशन को रख रखाव के लिए, किस तरीके से उसकी सुरक्षा के लिए इंतजाम करने हैं। ये सब तमाम चीज़ें हैं। एक बड़ी खेप जो है केंद्र से उत्तराखंड ने मंगाई है, क्योंकि एक बार हमने पहले भी दिखाया था कि 2 बार यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ जब वैक्सीन जो है खत्म हो गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत बड़ी संख्या है युवाओं की जिनको वैक्सीन लगनी है और ऐसे में पूरी तैयारियां सरकार की ओर से की गई हैं। लेकिन जो कोरोना है वो लगातार बेकाबू है और लगातार जो है शहरी क्षेत्र है वहां पर कर्फ्यू है। ऐसे में बड़ी बड़ी लाइनें न लगे, लोग जो है एक सिस्टम से आए, वो सिस्टम बनाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल रवि, विवेक, नितिन,
और मोइन, आप सभी ने ट्राई किया और ट्राई करते रहिए, क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन इससे ये इंडिकेशन जरूर मिलता है कि युवा जागरूक है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। उन्हें पता है कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना है और वैक्सीन लेने जानी है। लेकिन अब चुनौती, अगली चुनौती प्रशासन की है कि ये कितने सही तरीके से, सटीक तरीके से लोगों के वैक्सीनेशन की क्रिया को संपन्न करते हैं। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, यूपी में चौथे दिन कोरोना के आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 29,824 नए केस मिले हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 266 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा है। लखनऊ की बात करें तो 24 घंटे में 3,759 नए केस हैं, 13 मौतें हैं, 6,214 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 29,824 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 35,903 है। इस प्रकार जो नए केसेस आए उससे ज़्यादा लोग आज डिस्चार्ज में हैं। करीब 6,000 लोग ज़्यादा डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक कुल मिलाकर 8,70,864 लोग संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं। सभी अवगत हैं कि ऑक्सीजन के सहित बेड बनाने में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन की उपलब्धता, जैसे अभी हमारे साथी ने बताया, ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसमें टैंकर्स की थोड़ी समस्याएं हैं, वो टैंकर्स की समस्याएं दूर की जा रही हैं। बेड हर जगह पर, हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कम से कम 200 बेड हर जिले में बढ़ाए जाएं। और इसके साथ साथ जहां पर जिन भी हमारे संस्थानों में अपनी ऑक्सीजन के प्लांट हैं, वहां पर भी बेड की संख्या जल्दी से उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए। सीएम योगी लगातार कोरोना के दौर में एक्शन मोड में हैं। सीएम ने टीम 11 के साथ बैठक में निर्देश दिए कि हर सीएचसी में 10-10 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया हों। साथ ही कोविड टेस्टिंग की जो क्षमता है उसे दोगुनी कर दी जाए। इसके अलावा सीएम ने निर्देश दिया कि कोविड डेडिकेटेड बेड की क्षमता दोगुनी की जाए। इसके अलावा हर जिले में 2-2 सीएचसी कोविड डेडिकेटेड कर दिए जाएं। सीएम ने यह भी निर्देश दिए कि जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धताएं भी सुनिश्चित की जाएं। जरूरतमंदों को डीएम और सीएमओ रेमडेसिविर उपलब्ध कराएं। इसके अलावा एक कोविड अस्पताल की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश के अस्पतालों में रिकॉर्ड ऑक्सीजन की सप्लाई की जा चुकी है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसे फूड और ड्रग विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग के साथ पुलिस के अधिकारी तैनात किए गए हैं। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। इस कंट्रोल रूम में ऑक्सीजन की व्यवस्था हर जिले से की जा रही है। जिला स्तर से अस्पतालों को और रिफिलर्स को ऑक्सीजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में होम कंट्रोल में ये जो है कंट्रोल रूम स्टार्ट किया गया है। इस कंट्रोल रूम में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट और गृह विभाग के और पुलिस के सभी वरिष्ठ लोग लगाए गए हैं। और डेली पूरे 24 घंटे यहाँ ये कंट्रोल रूम स्थापित हुआ है। इस कंट्रोल रूम से ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रत्येक जनपद को की जा रही है और जनपद स्तर से हॉस्पिटल्स को और रीफिलर्स को ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मुझे बताने में खुशी है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में रिकॉर्ड ऑक्सीजन की सप्लाई उत्तर प्रदेश में हुई है। कभी भी पूर्व में इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई जो कल हुई है नहीं हुई है। 321 मैट्रिक टन की सप्लाई फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FSDA के माध्यम से सीधे हॉस्पिटल्स अथवा जो हमारे रिफिलर्स को हुई है। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी सीधे हॉस्पिटल के टैंक्स में ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड फॉर की गई है और लगभग 600 मैट्रिक टन तक जो है हम लोग ने ऑक्सीजन सप्लाई की है।
भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को मैक्सिमम अलॉटमेंट दिया है ऑक्सीजन का, 850 से अधिक मेट्रिक टन का अलॉटमेंट दिया है। और आपको ये भी बताने में हमारी खुशी है कि प्रदेश में एक एक टैंकर की व्यवस्था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के समन्वय से, गृह विभाग के समन्वय से, FSDA के समन्वय से हम लोगों ने जुटाया है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। नाइट्रोजन और आर्गन जो गैस होती है उसको जो ट्रांसपोर्ट करते थे टैंकर, उनको भी कन्वर्ट किया है। और पहले 30 मात्र टैंकर इस ऑक्सीजन की सप्लाई में लगे थे। कल जो है 64 टैंकर FSDA में और 20 टैंकर सीधे अस्पतालों में, यानी 84 टैंकरों से हमारी व्यवस्था की जा रही है। रेलवे के माध्यम से जो टैंकर जा रहे हैं उनमें काफ़ी समय की बचत हो रही है और रेलवे की वजह से हमको इसमें सहयोग मिला है। हमने एयरफोर्स का भी सहारा लिया है। गाज़ियाबाद से 2 टैंकर हम लोग रांची भेजकर जमशेदपुर से टैंक्स जो है मंगा रहे हैं। कल जो है लखनऊ से भी 2 टैंकर जमशेदपुर रांची के माध्यम से भेजे जाएंगे। तो एक तरफ जहां रोड से, दूसरी तरफ जहां रेलवे से, तीसरी तरफ जो है हम लोग बाय एयर भी टैंकर खाली भेजकर उनको हम आगे प्रदेश की व्यवस्था में जुटाएंगे। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच राहत यह है कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पर काबू पाने के लिए यूपी की योगी सरकार के आदेश पर IIT कानपुर ने ऑक्सीजन ऑडिट सिस्टम ऐप तैयार किया है, जिसकी मदद से अस्पतालों में ऑक्सीजन कितनी है, कितनी खपत हो रही है, कितने समय की ऑक्सीजन बची है, इन सब का समय पता रहेगा और पता लगाया जा सकेगा आसानी से। IIT कानपुर के पूर्व उप निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल के निर्देशन में 24 घंटे में इस ऐप को तैयार करके शासन को सौंप दिया गया है। आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन ऑडिट सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए थे। न्यूज़ 4 में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए ABP गंगा के साथ।